Now we are combining both the above equations. So f is proportional to q1 q2 divided by r square. जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज के हेयर, और ये जो कांस्टेंट है एस आई यूनिट में, एस आई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये कांस्टेंट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और के की वैल्यू जो फिक्स है वो हमें याद करनी है, वो कितनी है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। जो कूलम्स लॉ में हमारे पास कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। एक बात ये कि इस फॉर्मूले के मुताबिक एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट को हम नाम दे रहे हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस परमिटिविटी में डिफाइन करने का मतलब ये है कि जो हमारी स्पेस है जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना परमिट हो सकते हैं, कितना उनकी एक्सेप्टेंस है, कितनी मीडियम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को हम परमिटिविटी कह रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ इस एप्सिलॉन नॉट को हमने कह दिया है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो है एस आई सिस्टम में वो कितनी है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात आपको याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट लाजमी किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। ये कांस्टेंट है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, इसकी ज़रूर हमें पता होनी चाहिए वैल्यू, और हमें इसका पता होना चाहिए कि ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का ख्याल रखना है। अगर मैं इस कूलम्स लॉ को, ये जो मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये तो मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड को बता रहा है। जो डायरेक्शन मुझे फोर्स की पता चलेगी वो यूनिट वेक्टर से पता चलेगी, और वो यूनिट वेक्टर क्या है आर। आर के ऊपर मैंने कैप लगा दी है, जैसे फर्स्ट ईयर में हम यूनिट वेक्टर्स लिखा करते थे। सो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आ गई। ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड बता रहा है, जो आर यूनिट वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्शन बताता था, फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर से पता चल जाएगी। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। बुक में हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं पता, और पहले केस में हमें उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स पता है और डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। दो चार्जेस मुझे नहीं पता, Q1 एंड Q2 मुझे फाइंड करने, मुझे वो नहीं पता, बट मुझे फोर्स पता है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आर है वो मुझे पता है। दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट कंडीशन ये, कूलम्स लॉ को मैंने यूज किया, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यू मुझे याद थी, मैंने लिख दी, वैल्यूज पुट कर दी, और इसके बाद मैंने Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड कर ली। Q1 जो है चार्ज है, और उसका यूनिट क्या होगा कूलम्ब, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं Q1 Q2 फाइंड कर रहा हूँ, तो यूनिट क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। सेकेंड केस में वो ये कहता है कि जो पुराने वाले केस के चार्जेस हैं वही चार्जेस मौजूद हैं, बट अब उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से चेंज होके कितना हो गया है 1 सेंटीमीटर। तो मुझे उस केस में फोर्स फाइंड करनी है। पहले उसने ये कहा कि मुझे Q1 Q2 चार्जेस नहीं पता, मुझे फोर्स पता है और डिस्टेंस पता है, तो मैंने Q1 Q2 फाइंड कर लिया। सेकंड केस में वो ये बात कर रहा है, सेकंड कंडीशन में वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि दोनों चार्जेस वही हैं जो फर्स्ट केस में थे, बट अब उनका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज होके कितना हो गया है 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको F फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। अगेन आई एम यूजिंग कूलम्स लॉ, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट हो गया, वैल्यू मेरे पास मौजूद है। Q1 Q2 मैं फर्स्ट केस से, फर्स्ट कंडीशन से फाइंड कर चुका हूँ, वो मैंने लिख दी। ये Q1 की वैल्यू नहीं है, ये Q2 की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू है, तो मैंने डायरेक्ट Q1 Q2 की वैल्यू लिख दी है।
लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक, आप स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर्स। मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूं दो सिमिलर स्फीयर्स से, ईच ऑफ 10 ग्राम, दोनों का मास कितना है 10 ग्राम। सो m1 इक्वल्स m2 एंड बोथ आर इक्वल टू 10 ग्राम, so that electrostatic repulsion is balanced by ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कंडीशन उसने मुझे दी है वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब ये दे आर इक्वल। सो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, आपको शायद याद हो। के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, वो मैंने लिख दिया है। और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं विच इज स्मॉल एन। ठीक है, आइडेंटिकल स्फेयर्स कहने का मतलब ये है, सिमिलर स्फेयर्स कहने का मतलब ये है कि दोनों स्फेयर्स का मास सेम है, m1 एंड m2 बोथ आर इक्वल एंड इक्वल्स टू 10 ग्राम। ये मुझे वैल्यू गिवन है 10 ग्राम, इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, सो ये किलोग्राम में आंसर आ गया। अब दोनों स्फेयर्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। सो सपोज r इज द डिस्टेंस बिटवीन स्फेयर्स। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करूं तो मुझे उसकी स्टेटमेंट पता है, F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू मैंने लिख दी, m1 m2 दोनों सेम है, r डिस्टेंस है दोनों स्फेयर्स के दरमियान, और वो मुझे नहीं पता, वो मैंने सपोज किया था, तो आर स्क्वायर ऐसे ही। बाकी जब मैं ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगा सो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पावर है एक्सपोनेंट माइनस 15। ठीक है, आप इसे सही से लिख लें, एक्सपोनेंट माइनस 15। कैलकुलेशन आप अपने तौर पे भी एक दफ़ा ज़रूर परफॉर्म कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टेप्स मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई करेक्शन या मिस्टेक तो नहीं है। ठीक, ये -15 पावर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बात उसने शुरू में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई है कि जो स्फेयर्स हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर स्फेयर्स हैं और दोनों का मास सेम है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, सो दोनों पे चार्ज भी जो स्टोर होगा वो सेम होगा। सो सपोज Q इज द चार्ज ऑन ईच स्फेयर, यानी कि पहले वाले स्फेयर पे भी चार्ज Q है, दूसरे वाले स्फेयर पे भी चार्ज Q है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के एज इट इज, के की वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है, Q1 की जगह Q आ गया और Q2 की जगह भी Q आ गया, बिकॉज स्फेयर्स आर सिमिलर। सो दोनों पे चार्ज, Q1 पे भी चार्ज Q है, Q2 पे भी चार्ज Q है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो एक कंडीशन ये गिवन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज बैलेंस्ड बाय कूलम्स फोर्स। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल। सो मैंने दोनों को इक्वेट करा दिया है, डिवाइड में आर स्क्वायर दोनों पे मौजूद है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 15, राइट हैंड साइड पे 9 एक्सपोनेंट 9 क्यू स्क्वायर। इस 9 इंटू 9 एक्सपोनेंट 9 को मैंने डिवाइड करवा दिया, सो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। मुझे Q की वैल्यू फाइंड करनी है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फेयर। ये Q जो है स्मॉल q, ये बेसिकली चार्ज है। मुझे फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए, यानी कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। सो न्यूमेरिकल्स में जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होंगे सो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल्स NE। Q जो है वो चार्ज है टोटल, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और स्मॉल e जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है। सो ये N मुझे फाइंड करना है, क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। Q की वैल्यू मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूँ, E जो है वो चार्ज है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। सो आप लोगों को पता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। Q जो है वो चार्ज है टोटल चार्ज, E जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है। सो Q और E दोनों बेसिकली चार्जेस ही हैं, लेकिन E जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Q जो है वो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं। जाहिर सी बात है मैं n की जगह जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा Q का आंसर उतना ही आएगा। सो अगर मैं 2 लिख दूं सो 2e होने का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 3e का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। सो Q बेसिकली टोटल चार्ज है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे E की वैल्यू हमें पता है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 5.38 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच स्फीयर।
कि एक स्फीयर के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम और दूसरा है -1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। यानी कि एक को मैंने दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? टोटल 40 सेंटीमीटर। आर चार्ज 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम, एक तीसरा चार्ज है प्लस 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम, उसको मैंने इस प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम, उसको मैंने इन दोनों चार्जेस जो पहले से मौजूद थे इनके दरमियान में रख दिया। पहले डिस्टेंस कितना था? 40, अब मैंने बीच में रख दिया है तो डिस्टेंस कितना डिवाइड हो जाएगा? 20 लेफ्ट पे और 20 राइट पे, तो मैंने 20 इंटू 20 लिख दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, ये जो बीच वाला चार्ज है जिसे मैं Q2 कह रहा हूं, इसके ऊपर टोटल फोर्स मुझे फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि Q1 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है और Q3 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। आप गौर करें तो ये Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 नेगेटिव है। सो हमें देखना है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्जन जो Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q3 Q2 पे लगा रहा है वो टोटल फोर्स कितनी है। सो बेसिकली मुझे Q2 के लिए फोर्स फाइंड करनी है बाय Q1 एंड बाय Q3। सो मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 कि इस बीच वाले चार्ज पे ये लेफ्ट वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है। Q1 Q2 मुझे पता है, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना है? 20 सेंटीमीटर। सो वो मैंने लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, के कांस्टेंट है मुझे पता है वैल्यू, और फोर्स को मैंने लिख दिया 2,1। 2,1 लिखने का मतलब ये है कि 2 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? बाय 1। सो मैं कूलम्स लॉ को